से और विज्ञान के माध्यम से सब चीज का आज खुलासा कर सकते हैं। अगर आप कुछ कहते हैं, आप उसका प्रमाण भी दे सकते हैं। अगर मैं कह रही हूँ कि कोई डांस और म्यूजिक ऐसा करता है, तो आजकल न्यूरोसाइंस बता रहा है कि आपके आर्टिस्ट के थीटा वेव्स होते हैं, जो कि आपको कामनेस मतलब अल्फा वेव्स है जो काम कराता है। और अलग 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 डांस फॉर्म्स, अलग अलग म्यूजिक फॉर्म्स के ऊपर ये विज्ञान टेस्ट करके देख रहे हैं कि किस डांस का जो वो हम, क्योंकि हमारे ओडिसी के ऊपर तो हम सिर्फ अपने विचार ही रख सकते हैं या शास्त्र जो बताते हैं वो कह सकते हैं, और आप उसमें यू कैन डिसएग्री। बट विज्ञान मोस्टली, इवन विज्ञान तो अपने एक दूसरे के विरुद्ध ही बोलते रहते हैं, बट मोस्टली यू कैन come to some sort of conclusion that ये डांस फॉर्म या ये जो क्लेम है ये इस तरीके से आपके बॉडी और आपके माइंड पे प्रभाव करता है। सो कोई भी चीज को आप गिरा सकते हैं और कोई भी चीज को आप उठा सकते हैं। तो टेक्स्ट को भी आप गिराना चाहते हैं तो गिरा सकते हैं। आप में भीतर क्या है आप उसको उससे उठा सकते हैं। So as a dancer, I strongly recommend. Although अष्टपदीज मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि ये मेरी कमजोरी है। This is not my strength. मैं नहीं कर पाती हूँ अष्टपदीज। पर केड़ू बाबू उनमें कोई असली चीज है नहीं थी। मैंने उनको इतना करीबी से देखा है, उनके घर में रहा है। He was such an advanced spiritual guru. ऐसे भी आर्टिस्ट गुरुज होते हैं, बहुत एक्सपर्ट करते हैं साधना के एक्सक्यूज में अपने बच्चों से, स्टूडेंट से। बहुत ऐसे गुरु होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। But he was not like that. So it was. So I hope you're able to understand the text and try to lift yourself and it. सर एक चीज मुझे कहनी थी। एक अच्छा हाँ 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 नमस्कार। मैं डॉक्टर सुधीर जी से प्रश्न करूंगा। जो आपने भाव की बात करी और मैं बहुत ही उससे प्रभावित हूँ। मैं ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि एक लेवल के बाद जब मैं कोई भी टेक्स्ट जो मैं परफॉर्म करता हूँ या कभी पढ़ता हूँ तो अश्रुपात होने लगता है। इससे इस पे आप कुछ वो कर सकते हैं क्या? मतलब व्हाई डज दैट हैपन? हालांकि ये बहुत पुराणपंथी बात होगी, पुराणपंथी होगी, थोड़ा पिछड़ापन कहा जाएगा। ये जो गंगाजल फिल्म है उसमें दृश्य है जिसमें जो खलनायक है वो भीड़ के द्वारा लिंच किया जा रहा है और बैकग्राउंड में सुल्तान अहमद का जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो, ये तुलसी का छंद है और ये बहुत गाया गया है। किस फिल्म की बात की आपने? गंगाजल। जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो, ये बहुत लोगों ने गाया है। लेकिन उसमें जो एक खास तरह की अपील है तो अभी भी होता है। मैं आपको फ्रेंकली कहूंगा कि जैसे अगर कोई बड़ी टेक्स्ट आप पढ़ रहे हैं, आप मानस पढ़ रहे हैं और मानस में आप एक खास प्रसंग आता है जिसमें राम की महानता के बावजूद राम एक दयनीय पात्र हैं, तो आपका जो गला है वो भर आता है। हम गा नहीं रहे होते हैं लेकिन मुझे दिक्कत होती है। मैंने उस पूरी चीज को पढ़ते हुए उससे गुजरने में मुझे दिक्कत होती है क्योंकि एक भाव है जो आ रहा है और मैं उसे कह नहीं पा रहा हूं और कभी उसे कह गया है, कभी ना उसे पूरी तरह से कह दी। ऐसा शिव बटाल भी है, आप उसकी कविताएं पढ़िए, आपका दिल रोने लगेगा, मन करेगा रोए आप। तो मेरा कहना यह है कि ये जो भी नोटरिटी है हमारी, क्या उसमें रोना मना है?
क्या उसमें खुल के हंसना मना है? ठट्टा करके। ये दोनों हीलर्स हैं। अच्छी तरह से रो लेना, रोने से और इश्क में हो गए, बेबाक हो गए, ये गालिब है। हम ऐसे की चाक हो गए। तो ये जो रोना है, ये जो बेसिक हमारे जो भाव हैं, इसमें श्रृंगार है एक बहुत ऐसे कोई बहुत वीरतापूर्ण कार्य है। अच्छा, मतलब ऐसे लोमहर्षक जो भाव आते हैं, जो अचानक आपके गले को, हम नहीं पढ़ रहे होते, हम गा नहीं रहे होते, लेकिन उसे अवरुद्ध, यहां कंठ अवरुद्ध हो जाता है। मैं नहीं जानता, ए मेरे वतन के लोग आप सुनिए, तो उसमें खास किस्म का डिफिटिज्म है, एक नेशन के हत होने का भाव है, और आपके हीन होने का भाव भी उसमें बार बार है। यू आर डिफीटेड, और तुम इसी लायक भी हो कि तुम डिफीट ना। ये भाव जब उस गाने को सुनते हैं तो ये हलक में अटकता है लेटर से। ये जो हलक में अटक जाना है, इसे कहते भावातिरेक होकर के इतना हो जाता है कि आप उसे व्यक्त नहीं कर पाते। ये एक प्रकार का, यानी अभी भी हमारे मनोभाव हैं जो थोड़े थोड़े जागृत होकर के जब पूरी तरह से प्रस्फुटित होते हैं। किसी बहुत अच्छे डांसर को देखिए, बहुत अच्छे गायक को सुनिए, तो आपको लगेगा कि कुछ हो रहा है। तो ये जो भाव है, ये सुला दिए गए, हमें इतना तर्क प्रधान बना दिया गया कि हर चीज में हम कॉन्फ्लिक्ट का एरिया ढूंढने लग जाते हैं। मेरा कहना यह है कि जो हम जैसे जो सबसे बड़ी हानि हुई वही कि जो हमारा भाव है, जो रचना हमारे भाव को एक करके, मैं जो बात करूं बड़ी खासी कंजर्वेटिव बात है, प्रगतिशील बात तो बिल्कुल नहीं लगती, प्रगतिशीलों ने इस चीज को माना नहीं उस तरह से। लेकिन क्या है कि प्रगतिशीलों ने जो नुकसान किया वो ये किया कि भारतीय काव्यशास्त्र को किनारे किया। सारी थियरी मार्क्सवादी, रियलिटी ढूंढो, विचारधारा ढूंढो, कमिटमेंट ढूंढो। जो भाव है, ये भाव सबलता, ये भाव आधिक्य, ये भाव की संरचना, ये आज भी एशियाटिक सोसाइटीज में, चाहे आप अरब ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, इंडिया ले लीजिए, इवन श्रीलंका ले लीजिए, बर्मा ले लीजिए, यह भाव प्रधान है। ये अब रोने हंसने वाले लोग हैं तो एक 9-10 तरह के भाव और भी भाव हैं, लेकिन ये जो मॉडर्न जो थियरीज हैं उनमें इनसिक्योरिटी प्रमुख भाव है। मार्केटिंग में देख लीजिए, पब्लिक रिलेशंस में देख लीजिए, पहले इनसिक्योरिटी को एड्रेस करना है तो उसके भय को एड्रेस करना है। उसके जो भाव की जो समन्विति है कि बहुत से भाव इकट्ठे होकर के एक हो गए, न मेरा रहा न तेरा रहा। जब ये भाव आएगा तो हम एक होंगे, लेकिन हर भाव में जब मेरा तेरा होगा, कॉन्फ्लिक्ट का एरिया बनेगा, तो जाहिर है कि वो मुझे पुष्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए कविता को पढ़ते हुए जब हम एमएम पढ़ाते हैं भरभरगीत सार, तो बच्चे या बच्चियां ऐसे मुंह बाके देखते हैं ये कहां से बात आ गई कि मन में भरे 10-20। तो हमें फिल्मी गाने, वो पुराने जो विरह गीत हैं, 1-2 उसे सुनाना पड़ता था, तब उनको लगता था कि हाँ ये मामला इधर का है। क्योंकि आजकल की फिल्म में आप देखिए, कोई नायिका रोती नहीं, एक नायिका मैंने रोती हुई नहीं देखी, एक मां मैंने रोती हुई नहीं देखी। पिछले दिनों की बात, जब उससे पहले की जो माएं हैं जम के रोती हैं भाई, और जो फिल्म रुलाती थी वो ज्यादा चलती भी थी और हिट होती थी। जितना रुलाया उतना चलेगी। मेरा कहना ये जो बेसिक भाव हैं, क्या इन भावों का संहार भी हमारे इस कॉलोनियल प्रोजेक्ट का पार्ट है जो अभी तक चला आ रहा है? और क्या हम उसको रिवर्स कर सकते हैं? बहुत बड़ा कठिन काम है। मैंने ऐसा नहीं है कि मैं चोला बदल दूं और अपना खून भी बदल दूं और अपना अब तक का जो कूड़ा दिमाग है वो भी बदल दूं, लेकिन एहसास अगर ये बचा हुआ है कि हाँ हमारा भी कोई एक एरिया है। मैं गोपियों को इसलिए प्रमुख मानता हूं कि वो शुद्ध भाव है और ज्ञान कृष्ण है, और ज्ञान नहीं जीतता। जो नॉलेज का जो बखेड़ा है वो नहीं जीतता, क्योंकि वो टकराता है। वो सिर्फ इतना कहते हैं कि यार देख जैसे हैं हम, यानी जो कहते हैं हमारी दुनिया जो है
तुम उसमें यार खलल डाल रहे हो। हालांकि वो दुनिया टूट रही है, लेकिन उनका रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां वो उद्धव को भी अपने रंग में रंग डालती हैं। तो ये जो भाव की प्रवणता है, मतलब भाव की स्थापना, भाव का रिक्लेमेशन है। ये बॉडी के रिक्लेमेशन की बात बहुत ज्यादा हो रही थी। अरे बॉडी बॉडी तो कहीं नहीं जा रही यार, कहीं नहीं जा रही बॉडी। इस बॉडी से बेगानापन जो है वो इसलिए है क्योंकि हम ना रोते हैं ना हंसते हैं, एक जड़ की तरह से, भाई पेड़ की तरह से। इवन पेड़ भी रोते हैं यार, मतलब पत्थर दिल वाली बात हो गई है कि आपके जो बेसिक इमोशंस, बच्चा रोता है, बच्चे में सारे इमोशंस हैं, आप देखिएगा बच्चे को। लेकिन जो जो बड़ा होता जाता है उसकी ट्रेनिंग होती है, रोना नहीं है रे, हंसना भी जोर से नहीं है, तुम्हें फूहड़पन माना जाएगा। तो हंसते बहुत मामूली सा, रोते हैं बहुत मामूली से। आप किसी भी हॉलीवुडी फिल्म में किसी को रोते हुए देख लीजिए, एक बार दिखा दीजिए मुझे। पुरानी फिल्मों में होता था। तो मेरा कहना है कि ये जो रिक्लेमेशन ऑफ इमोशंस है, स्थायी भावों को दोबारा लाना या उनकी संरचना करना, वो अभी डांस में है, क्लासिकल डांसेस में है, फिल्मों में है। वो एक अच्छी कोई फिल्म बने तो उसमें पूरे भावों का संचार होता है, मगर यहाँ वो नहीं, इसलिए उसके रिक्लेमेशन की जरूरत है। सॉरी, इतना समय तो समाप्त हो गया, फिर भी एक प्रश्न लिया जा सकता है। आप दोनों तय कर लीजिए आपस में कौन पूछेगा। अच्छा जी नहीं, आप पूछ ही लेते। हाँ। सर, तो मेरा सवाल नहीं है, बस मैं कॉन्फ्लिक्टेड हूँ, मैं ये कहूँगी ये सुनकर, क्योंकि मुझे एक ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो थ्योरी को लेके ज्ञान के सागर में जो एक अवर्जन है, एक रेजिस्टेंस है, एज इफ जो कॉन्सेप्ट्स या थ्योरीज हैं उनका रियलिटी से कोई संबंध ही नहीं है। और जहाँ तक हम ये वेस्टर्न ईस्टर्न बाइनरी में करते हैं, नॉलेज, ज्ञान का एक नेटवर्क, एक माध्यम है कि आइडियाज ट्रैवल भी करते हैं। और जब हम भावनाओं की बात कर रहे हैं, भाव की बात कर रहे हैं, तो जब तक वो भाव सौंदर्य का है तब तक शायद कोई कॉन्फ्लिक्ट फील नहीं होता है। लेकिन जहाँ पे वो रस नीरस में बदल जाए, जो हम सफरिंग, फॉर्म्स ऑफ so many forms of suffering, inequality की बात करते हैं, तो मैं ये बिल्कुल कहूंगी कि यस, हमें उसकी संरचना, उसका स्ट्रक्चर, कॉन्टेक्स्ट, वो भाव का बस अनुभूति करना एक अपने आप में एब्सोल्यूट कंप्लीटनेस नहीं है। उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, सब्जेक्टिविटी क्या है, क्योंकि अगर हम भावना जैसे घृणा हो गई, द्वेष हो गया, ये इनका भी सौंदर्य हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ओवर सिंप्लीफाई हम ह्यूमन इमोशंस को जस्ट टू रिक्लेम our culture, we should, that's very dangerous also. I mean, in my understanding, knowing the complexity of human emotions. मैं सिर्फ इतना कह रहा था, जो सहज स्वस्थ समाज की परिकल्पना हम कर रहे हैं इसमें, उसमें मैं इमोशंस को रख रहा था और कुछ नहीं। मैंने जो हमारे मन में जो भाव हैं जिनको हम अक्सर सप्रेस कर देते हैं, वो निकल आए, व्यक्त हो जाएं, तो ज़्यादा हम हल्का महसूस करते हैं। और ऐसी रचना जो उनको निकाल करके बाहर ले आए, उन्हें स्वस्थ करती है। मैं एक और कारण देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय कथा साहित्य का जो मूल स्वर है, पहले कथाकार शिव जी हैं और कथा को सुनने वाली कौन है, पार्वती जी हैं। और कथा क्या है, मुक्तिदायिनी है कथा, कथा मोक्ष देती है, ठीक है ना। इतना बड़ा उद्देश्य है, तो वो कथा कोई छोटी मोटी कथा ना होगी, वो शिव जी की कथा होगी, वो राम की कथा होगी, विष्णु की कथा होगी, बड़े आदमी की कथा होगी किसी की। हम जो कहते हैं कि आज के साहित्य में यथार्थ क्या है, कथा क्या है, तो उसका लक्ष्य क्या है, यथार्थ का दर्शन कराना, सत्य के साथ हमारा मुकाबला करा देना। ये तो बहुत छोटा उद्देश्य है। इसलिए रोजाना सामने कहीं टक्कर हो गई, यथार्थ आ गया ना हमारे सामने। लेकिन ये जो बड़ा है, एक सपना है, बिल्कुल शुद्ध सपना, यूटोपिया, उसमें ले जाना, वहां पर भाव का संचार होता है। तो बड़ी कृति, इसलिए जैसे हिंदी साहित्य में कितना भी बड़ा कवि हो, बड़े बड़े इनाम विनाम सब ले लिए, सब कुछ हो गया, एक कविता ऐसी नहीं जो आपको स्मरण हो। तो कविता याददाश्त से बाहर हो जाए यार, मुश्किल है। लेकिन दिनकर का कुरुक्षेत्र आपके संग संग चलता है आज भी।
उसमें बच्चन की बहुत सी कविताएं आपके संग संग चलती हैं आज भी। क्यों? उसमें खास किस्म का भाव निर्माण है जो आपको अचानक एक बच्चा बना देता है, आपको छोटा सा यंग आदमी बना देता है जो भूल चुका है बहुत सारी चीजें, और एक सहज स्वस्थ मन बना देता है। मेरे दिमाग में सिर्फ इतना था। आप किसी डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो पहले यार हंस ले, रो ले, ठीक ठीक हो जा, उसके बाद बात करेंगे। ना रो रहा है, ना हंस रहा है, ना कुछ कर रहा है, सुन बना बैठा है। तो ये जो एक मनुष्य बनता जा रहा है, मेरा ये कहना था, ये इसलिए बनता जा रहा है कि इतना घटाटोप है थियरीज का। अरे यार 2-4 चीजें छोड़ भी दो, उन्होंने भी कोई मुक्ति नहीं पा ली है। वो रोजाना एक नई थियरी डाल देते हैं आपके पीछे और आप उसमें लग लेते हैं। मैं कह रहा हूँ थोड़ा अपने हिसाब से अपनी दुकान पर लौट जाओ दोबारा। वो बंद कर दी है, झाड़ फूक के साफ कर लो थोड़ा सा। अरे भरत के नाट्य शास्त्र एक बार फिर पढ़ लो तो तुम्हें नाय का भेद वहीं मिल जाएगा और कुछ और चीजें भी मिल जाएगी जो हमने पढ़ाई नहीं। तो मेरा ये सिर्फ इतना कहना था और कुछ नहीं, इससे ज्यादा नहीं। मैं कोई इसको ना तो आपकी बातों को थियरी को मैं कोई हल्का कर रहा हूं, मैं कौन होता हूं जो इतने बड़े बड़े विद्वानों को हल्का करूं। मगर जिन दिनों प्लेटो साहित्यकार को, कवि को स्टेट से बाहर निकाल रहे थे, उन दिनों भरत उससे काफी पहले कवि को और नाटककार को एक बहुत बड़ा दर्जा दे रहे थे। भारत में जो कवि है ना, ये आज का कवि नहीं है। वो वर्षों पढ़ता था, कम से कम 20 सब्जेक्ट पढ़ता था, उसमें कामसूत्र होता था और उसमें चाणक्य का अर्थशास्त्र होता था, दुनिया भर की चीजें होती थी। फिर वो अभ्यास करता था। अभ्यास में मालूम है कालिदास की परीक्षा कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। और पाणिनि की परीक्षा कहाँ हुई थी? उज्जैनी में। जरा सोचिए कि जिस समाज में कालिदास की परीक्षा हुई हो उसके परीक्षक कितने बड़े होंगे, और पाणिनि की परीक्षा हो रही है उज्जैनी में, कितने बड़े व्याकरण होंगे तब के। और आज के कवि का कोई परीक्षक नहीं, आज के रचनाकार का कोई परीक्षक नहीं, कोई निरीक्षक नहीं, कोई समीक्षक नहीं। तो उस नजर से मेरा हानि क्या है? हान वहां है जहां आप एक मामूली से बच्चे के रुदन को ही कह दीजिए ना, वो क्या कहे, इस ब्रह्मांड में मैं अकेला घूम रहा हूं, अपने मोहल्ले की बात नहीं करेगा, अपने घर की बात नहीं करेगा, ब्रह्मांड की बात करेगा। धन्यवाद। तो एक बहुत ही बेहतरीन सत्र रहा। मैं रीला जी का, सुधीश जी का और जगदीश्वर जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया और बहुत ही गहन चर्चाएं की, बहुत अच्छी प्रस्तुतियां की। और आगे भी हम लोग, जब ये सब प्रकाशित भी होगा और इसको हम लोग अपने वेबसाइट पे, अपने आर्काइव में अपलोड भी करेंगे सब कुछ, तो और भी अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कल 10 बजे हम लोग फिर मिलेंगे, आखिरी दिन इसी तरीके से सारगर्भित और चारों तेज बनाने एक तस्वीर हो जाए।